तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ये जो चैप्टर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बता दूं, आप लोग ये मान सकते हैं कि आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का पक्का है। मतलब आप ये ध्यान रखो, ये जो मैंने लिखा है 8 मार्क्स, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। मतलब इस चैप्टर से कम 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए आप 100% श्योर रह सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये चैप्टर जो है ये बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आप ही ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अपनी शुरुआत यहीं से करेंगे। ठीक है, आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि सर सबसे पहले तो ये बताओ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट निकालने का तरीका। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, और अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने का कोई तरीका डेवलप करते हो, तो उस तरीके को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब ये भी एक कॉस्ट निकालने का ही तरीका है। अब ये क्या तरीका है जरा सुनना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये कैलकुलेट करके बताता है कि अगर एक यूनिट को सही तरीके से बनाया जाए, मतलब एक यूनिट को अगर कायदे से बनाया जाए, तरीके से बनाया जाए, तमीज से बनाया जाए, तो उस एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, ये बताता है हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बता दिया एक यूनिट को बनाने में इतने रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बेटा जी इधर ध्यान दीजिए, उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब मान लेते हैं कि जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हमें बता दिया कि एक यूनिट को बनाने में मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, सब कुछ मिलाकर 20 रुपए पर यूनिट लगना चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इस 20 रुपए को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब सुना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्टिंग का एक ऐसा मेथड है जो ये कहता है कि आप जितना भी माल बना रहे हो, उस माल को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू कर लो। मैंने बोला सर कैसे, मतलब? बोला जी ऐसा समझो, जैसे आज आपने जैसे कि आज आपने 10,000 यूनिट बनाई। मैंने बोला हाँ जी 10,000 यूनिट बनाई। बोले वो जो 10,000 यूनिट बनाई है, आप मान लो कि हर यूनिट की कॉस्ट 20 रुपए है, और ऐसा मानकर आप अपने प्रोडक्शन को वैल्यू कर लो 2 लाख रुपए पर। इसका मतलब आप अपनी बुक्स में जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, उस फिनिश्ड गुड्स को आप 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपए पर वैल्यू कर लो। मैंने बोला इसका मतलब ये हुआ कि रोजाना जो मैं माल बनाऊंगा, उस माल को मैं 20 रुपए पर वैल्यू करूंगा। बोले हाँ, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपको ऐसा ही करना है। मैंने बोला लेकिन सर इसमें गड़बड़ी होगी। आप बोलोगे सर क्या गड़बड़ी होगी, तो सुनो। मान लेते हैं कि आज मैंने इस माल को बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च किए। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने इस माल को बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन आप इस माल को वैल्यू करना चाहते हो 2 लाख रुपए के ऊपर, तो जो डिफरेंस वाले 50,000 है इसका क्या करूं? तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहता है ये जो 50,000 रुपए आपने ज्यादा लगा दिए, इसे वेस्टेज माना जाएगा। ये जो 50,000 आपने ज्यादा लगा दिए वो वेस्टेज माना जाएगा, वो एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा, और उसे एबनॉर्मल लॉस मानकर हम पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे। तो अगर आपने 2 लाख रुपए का माल बनाने में अगर आपने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, इसका मतलब यह हुआ कि आपने 50,000 ज्यादा खर्च कर दिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 50,000 रुपए वेस्ट कर दिए। तो इस वेस्टेज को हम लोग उठाकर पी एंड एल के अंदर डाल देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब दोबारा मेरी बात को सुनो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हो, उस एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू कर दिया जाता है। मतलब आप जो भी माल बनाओ हम 20 रुपए का मानेंगे, 20 रुपए पे ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसके बाद में जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे वेरिएंस। इस 50,000 को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। और ये जो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है, इसे हम लोग बोलेंगे वेरिएंस, और इस वेरिएंस को हम लोग पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे।
इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में मैं जो भी मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन होगा उस एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा, और मेरी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसे वेरिएंस मानकर P&L से राइट ऑफ कर दूंगा। बच्चे आमतौर पे इस बात को बहुत ध्यान से नहीं सुनते, और मैं आपको बता दूं आपको इस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जब मैं आपको रिकंसिलिएशन का टॉपिक सिखाऊंगा तब ये परिभाषा वहां पर सबसे मेजर रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इस डेफिनेशन को लापरवाही से नहीं लेना है, इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, आइए लिखना शुरू करें मेरे साथ में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is a method where all the production is valued at standard cost per unit. All the production is valued at standard cost per unit. The difference between standard cost and actual cost to be denoted as variance will be written off from P&L account as abnormal loss or gain, as abnormal loss or gain। तो बेटा उसे हम लोग, उस वेरिएंस को हम लोग एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मानकर P&L से राइट ऑफ कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है, सर इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? अच्छा दोस्तों, एक बारे में मैं आपके साथ में डिस्कशन करना भूल गया, तो वो एक बारे में मैं और डिस्कशन कर लेता हूं। वैसे अगर आप पेन ड्राइव क्लासेस ले रहे हैं तो ब्रेक जब आप चाहेंगे तब मिलेगा, तो ब्रेक जब आप चाहोगे तब आपको ब्रेक मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्लास को पॉज करो, रोको, आपका ब्रेक चालू। लेकिन अगर आप सेंटर पे क्लास अटेंड कर रहे हो तो सेंटर वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप लोगों को 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और ये ब्रेक आपको मिलेगा 1.5 घंटे की क्लास होने के बाद में। तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास होने के बाद में फिर मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग बाकी की बची हुई क्लास जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो 3 घंटे की क्लास है, 10 मिनट का ब्रेक इसमें आने वाला है। ठीक है, तो अब इंतजार करो आज के 10 मिनट के ब्रेक का। आइए जी, सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। बेटा बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन तीनों का मतलब क्या है वो समझेंगे। नंबर 2, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएंस एनालिसिस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंसेस के एनालिसिस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा वो पढ़ेंगे। नंबर 3, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंस। प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंस, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके बैठा है। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब वेरी टफ नहीं होता है। मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, ये टॉपिक बहुत आसान है। और रादर मैं आपको इस बात का वचन भी दे सकता हूं कि इस पूरी सीए फाइनल कॉस्टिंग में आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा। ये मेरा आपसे वादा है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंसेस के बाद में फिर मैं आपके साथ में पढ़ूंगा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के बाद में फिर मैं आपके साथ में पढ़ूंगा वेरिएंस एनालिसिस विद WIP स्टॉक। मतलब यदि WIP का स्टॉक है तो WIP स्टॉक के साथ में हम लोग वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस, हम लोग पढ़ेंगे सेल्स मार्जिन वेरिएंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। बेटा बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ में रिकंसाइल कैसे करते हैं, मैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे। व्हेन रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, और दूसरा व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड। मैं आपको बता दूं, ओल्ड कोर्स में अब तक मैंने जितने भी टॉपिक लिखे वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन न्यू सिलेबस के हिसाब से बताऊं तो न्यू सिलेबस के हिसाब से ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि न्यू सिलेबस के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिन पर अपने को सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद में बेटा हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो बेटा हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। वैसे रिसोर्सेज आर लिमिटेड के आगे ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो बेटा यहां पर आप लोग रेलेवेंट कॉस्टिंग जो है वो भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए बेटा आप लोग देख ही सकते हैं कि यहां पर मेरे सामने बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो मुझे लिखे हुए दिख रहे हैं।
और ये बहुत सारे टॉपिक मुझे आपके साथ में डिस्कस करने हैं। अगर मैं रोजाना एक टॉपिक को भी फिनिश करता हूं तो भी आप जान सकते हैं कि ये लंबा चैप्टर है और काफी समय लेने वाला है, ठीक है। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, आपका पूरा कोर्स 80 लेक्चर्स का है, 80 क्लासेस का है, और वो पूरा का पूरा कोर्स 80 क्लासेस के अंदर ही कंप्लीट होगा। जो लंबे चैप्टर हैं उनका ज्यादा ड्यूरेशन ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, जो छोटे चैप्टर्स हैं उनके लिए कम ड्यूरेशन काउंट किया है, तो ये ऑलरेडी काउंटेड ड्यूरेशन है। आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे पहला चैप्टर मैंने वो लिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लेंदी है। ये आपके कोर्स का सबसे लंबा चैप्टर है, इस बारे में आप लोग ध्यान रखिए। आइए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आप लोग मेरे साथ में शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 1। और टॉपिक नंबर 1 है हमारा मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग एक्चुअल कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग एक्चुअल कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बजटेड कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और इन तीनों शब्दों का क्या मतलब है वो मैं आपके साथ में यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। आइए बेटा सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल कॉस्ट की। अब सुनो बेटा, जब हम लोग अपना प्रोडक्शन करते हैं, अपना माल बनाते हैं या अपनी सर्विसेज को जनरेट करते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर, ओवरहेड्स के ऊपर। तो जो पैसा मेरी पॉकेट से लग रहा है, वो खर्चा जो मेरी पॉकेट से एक्चुअली पे हो रहा है, उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। मतलब एक बात सोचो, आज मैंने 10,000 यूनिट बनाई और आज 10,000 यूनिट बनाने के लिए मेरी पॉकेट से जो एक्चुअल पैसा खर्च हुआ वो 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ, तो इस 2.5 लाख रुपए को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। मतलब आप लोग बोल सकते हैं एक्चुअल अमाउंट पेड, मतलब माल बनाने के लिए एक्चुअली मेरी पॉकेट से जो पेमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, लिखिए द अमाउंट which we actually pay for manufacturing of एक्चुअल आउटपुट। बेटा जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, उस एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए हमारी जेब से जो भी पैसा एक्चुअली लगा उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, दूसरा है बजटेड कॉस्ट। अब मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा, एक यूनिट बनाने में कितना पैसा लगना चाहिए, मतलब एक यूनिट बनाने की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो डिसाइड कौन करता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बता दिया कि एक यूनिट बनाने में 20 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, अब जरा सुनो, जो हमारा बजटिंग डिपार्टमेंट है, उस बजटिंग डिपार्टमेंट ने इस बार इस साल के लिए ये बजट बनाया कि अब की बार हम लोग 2 लाख यूनिट बनाने वाले हैं। अब सुनो, बजटिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग हैं। बजटिंग डिपार्टमेंट बजट बनाता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट डिसाइड करता है। मतलब एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, बजटिंग डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं करता। बजटिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि इस साल हमें कितने यूनिट बनाने हैं। अब जरा सुनो, बजटिंग डिपार्टमेंट ने बजट बनाया कि अब के साल हम लोग टोटल 2 लाख यूनिट बनाने वाले हैं, अंदाजा बजट। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि एक यूनिट बनाने में 20 रुपए लगना चाहिए। तो बताओ बजटिंग डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? बजटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा 2 लाख यूनिट बनाने वाले हैं, एक यूनिट बनाने में 20 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, तो हमारा खर्चा लगेगा कितना? 40 लाख रुपीस।
तो ये जो 40 लाख रुपीस आया, दिस इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। इजी शब्दों में बोलूं तो बजटेड आउटपुट को बनाने के लिए जितना खर्चा लगना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। दोबारा सुनो, एक्चुअल आउटपुट नहीं, बजटेड आउटपुट को बनाने के लिए जितना पैसा लगना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। अब जैसे बजटिंग डिपार्टमेंट ने तय कर रखा है कि अब की बार 2 लाख यूनिट बनाने, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बता ही दिया कि 1 यूनिट बनाने में 20 रुपए लगेगा, तो 2 लाख यूनिट बनाने में कितना पैसा लगना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। ठीक, जरा सुनो, देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, द अमाउंट विच शुड बी इनकर्ड। अब देखो मैंने यहां पे शुड वर्ड का इस्तेमाल किया है, विच शुड बी इनकर्ड लगना चाहिए, which should be incurred for manufacturing of budgeted output। बेटा जो मेरा बजटेड आउटपुट है, उस बजटेड आउटपुट को बनाने में कितना खर्चा लगना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। लेकिन फर्क समझो, अब तीसरा शब्द जो मैं यहां पे काम में लेने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। और बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल आउटपुट को बनाने में जितना खर्चा लगना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। फर्क समझो, बजटेड कॉस्ट भी शुड बी, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी शुड बी कॉस्ट है, लेकिन फर्क क्या है, बजटेड कॉस्ट बजटेड प्रोडक्शन की है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन की है। अब मान लो बजटेड प्रोडक्शन 2 लाख है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन है 1,80,000 यूनिट का, 1,80,000 यूनिट्स का। अब हम क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोलता है 1 यूनिट को बनाने में 20 रुपीस की कॉस्ट लगनी चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 1,80,000 यूनिट। तो बताओ बेटे, अगर ये 1,80,000 यूनिट स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाती, नॉर्मल तरीके से बनाई जाती, तो कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 36 लाख। और बेटा हमारी कॉस्ट आनी चाहिए 36 लाख, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो फर्क समझो, बजटेड कॉस्ट भी 20 रुपए के हिसाब से निकलेगी, लेकिन वो बजटेड आउटपुट की है। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो भी 20 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से निकलेगी, लेकिन ये एक्चुअल आउटपुट की है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में थोड़ा ही फर्क है आउटपुट का। ये बजटेड आउटपुट की है, ये एक्चुअल आउटपुट की है। The amount which should be incurred for manufacturing of actual output, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्चुअल आउटपुट, मतलब एक्चुअल माल बनाने के लिए कितना पैसा लगना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब बात को ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये वाली जो बात है ये इंपॉर्टेंट है। सर क्या, ये ध्यान रखना बेटा, कॉस्ट वेरिएंस जो हम लोग निकालेंगे पूरे चैप्टर में, this is not the difference between budgeted cost and actual cost। बेटा जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है वो बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस नहीं है। जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है ये बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस भी नहीं है। ये बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है ये डेफिनेटली स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। तो बेटा आप ध्यान रखना कि जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है
ये कॉस्ट वेरिएंस ये जो कॉस्ट वेरिएंस है, ये कॉस्ट वेरिएंस ना तो बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन है, ना बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन है, बल्कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का कंपैरिजन है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का गैप है। मैं इस बात को आपको समझाता हूं। अभी अभी मैंने आपको एक प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर बात समझाई थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग समझा रहा था मैं आपको। जरा सुने। मान लेते हैं मैंने आज 10,000 यूनिट बनाई और 10,000 यूनिट बनाने के लिए मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। आज मैंने 10,000 यूनिट बनाई और ये 10,000 यूनिट बनाने के लिए मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है जो भी आपने माल बनाया, मैंने बोला कितना बनाया, 10,000 यूनिट, बोले जो भी आपने माल बनाया उस माल को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करो। तो मैंने 10,000 यूनिट को 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए पर वैल्यू कर दिया, और अब जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को आप एबनॉर्मल लॉस मानकर P&L से राइट ऑफ कर दो। मैंने बोला ठीक है। अब दिमाग लगाओ, मैंने यहां पे 10,000 यूनिट, ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है, ये 10,000 यूनिट मेरा एक्चुअल आउटपुट है। अब आप ध्यान से देखो, ये 10,000 यूनिट जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है, सर क्या हुआ, और कलर के पेन ही नहीं मिल रहे हैं? ओहो, कोई बात नहीं, हम और कलर के पेन निकाल लेंगे। ये लो, एक हमने ग्रीन कलर का पेन ले लिया, एक हमने ब्लू कलर का पेन ले लिया। बहुत जरूरी है भाई, भैया अलग अलग रंगों के पेन होना बहुत जरूरी है। इससे थोड़ा सा क्या है, बोरिंग पढ़ाई में थोड़ा रंग आ जाता है ना। सुनो, अब ध्यान से देखो, मैंने एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू किया है। अब आप मुझे बताइए, मैंने एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली है, तो जल्दी से बताओ ये जो 2 लाख रुपए हैं ये बजटेड कॉस्ट है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है? सर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अब आप देखो, ये जो 50,000 का वेरिएंस यहां पर आ रहा है, ये 50,000 का वेरिएंस क्या है? एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। ध्यान से देखो, ये जो 50,000 का वेरिएंस आ रहा है जिसको मैंने P&L से राइट ऑफ कर दिया, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है, यहां पे ध्यान से देखो, मैंने बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर नहीं किया, मैंने एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर किया है। देखो, ये एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मतलब दिस इज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ध्यान रखना, वी विल नेवर कंपेयर बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। वी विल नेवर कंपेयर बजटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। वी विल ऑलवेज कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में बजटेड कॉस्ट हमारे काम नहीं आने वाली है, हमारे काम आने वाली चीज है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो, लिखो भाई, इट मीन्स वी विल नेवर कंपेयर budgeted cost with any cost in standard costing। भैया अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बजटेड कॉस्ट को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपन बजटेड कॉस्ट को किसी भी दूसरी कॉस्ट के साथ में इस्तेमाल नहीं करने वाले। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। सर आप एग्जाम्पल करवाओगे? बिल्कुल करवाएंगे सर, बिल्कुल करवाएंगे। एग्जाम्पल करे बिना बात कहां समझ में आती है, तो एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है भाई। तो अपन एग्जाम्पल करेंगे, आप मेरे साथ में ध्यान से सुनो। बजट के मुताबिक मुझे 15,000 यूनिट्स बनानी है।
ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैंने 20,000 यूनिट्स बनाई और इन 20,000 यूनिट्स को बनाने में मैंने पैसे खर्च कर दिए 3 लाख रुपए। मैंने 20,000 यूनिट्स बनाने में मैंने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब ये बताओ, ये जो 3 लाख रुपए है ये मेरा एक्चुअल खर्चा है, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। अच्छा बेटा, जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हमें ये बता दिया है कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपए की है। अब हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो ये बता रहा है कि एक यूनिट को बनाने में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का खर्चा सब कुछ मिलाकर 12 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है। ये कहता है कैलकुलेट बजटेड कॉस्ट, सॉरी टोटल बजटेड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सर आपने छोटा सा लिखा है टीबीसी, टीएससी, टीएसी, हम भी ऐसा लिख लें? देखो भैया, तुमको अगर आगे चल के इनका फुल फॉर्म याद रहे तो शॉर्ट में लिख लो, अगर नहीं रहे तो फुल लिखो। मुझे तो याद रहने वाला है भाई मेरे को तो याद रहेगा, इसलिए मैंने तो शॉर्टकट में लिख लिया। तुम्हें याद रहे तो लिख लो तुम भी शॉर्टकट में। क्या सर? सुनो, सबसे पहली बात बजटेड कॉस्ट। मैंने आपको बताया था बजटेड कॉस्ट का मतलब है बजटिंग डिपार्टमेंट आपसे कहेगा कि साहब बजट के मुताबिक इस साल हम लोग 15,000 यूनिट बनाने वाले हैं, एक यूनिट को बनाने में 12 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, तो 15,000 यूनिट को बनाने में जो खर्चा लगना चाहिए वो 1,80,000 का है बजटेड कॉस्ट, या मुझे लिखना चाहिए टोटल बजटेड कॉस्ट। सुना क्या? बजट के मुताबिक एक यूनिट, बजट के मुताबिक इस साल हम लोगों को 15,000 यूनिट बनानी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक एक यूनिट बनाने में 12 रुपए की कॉस्ट लगती है, तो 15,000 यूनिट बनाने में हमारी कॉस्ट आनी चाहिए 1,80,000 रुपीज आनी चाहिए। बजटेड आउटपुट को बनाने में 1,80,000 रुपीज लगना चाहिए। इट इज कॉल्ड टोटल बजटेड कॉस्ट। लेकिन अगर आपको निकालनी है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो हमेशा ध्यान रखना स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट की होती है। अब बेटा मैंने एक्चुअली 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट बनाने में 12 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, तो 20,000 यूनिट बनाने में खर्चा लगना चाहिए 2,40,000 का। तो बेटा 20,000 यूनिट बनाने में खर्चा लगना कितना चाहिए? 2,40,000 का। तीसरी बात है टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब बेटा एक्चुअल कॉस्ट कभी भी आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, ये हमेशा आपको गिवन ही होती है। तो आपकी टोटल एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 3 लाख। तो टोटल बजटेड कॉस्ट भी निकाल दी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट भी निकाल दी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट भी निकाल दी। बस ध्यान रखना बजटेड कॉस्ट बजटेड आउटपुट की होती है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट की होती है। और तीसरा एक्चुअल कॉस्ट, ये तो गिवन ही है, ये तो मैंने निकाली दी। खैर अब एक बात ध्यान से देखना। सर क्या बात ध्यान से देखें? लिख रहा हूं ना बेटा, सुनो। कॉस्ट वेरिएंस, ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं कोई भी कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करूं तो कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। अब जरा ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट है 2,40,000, एक्चुअल कॉस्ट है 3 लाख। तो भैया तुमने स्टैंडर्ड के मुताबिक 60,000 ज्यादा खर्च कर दिया, और तुमने 60,000 ज्यादा खर्च किया है, माइनस में आ रहा है, तो मैं कह दूंगा 60,000 एडवर्स। तो बेटा यहां पर हमारा जो कॉस्ट वेरिएंस है वो यहां पर 60,000 एडवर्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 20,000 यूनिट को बनाने में 2,40,000 रुपीज लगना चाहिए था, और मैंने वहीं पर मैंने 3 लाख रुपीज खर्च कर दिए। तो 2,40,000 की जगह मैंने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 60,000 रुपए वेस्ट कर दिए, एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, चलो। तो बेटा यहां पर मैंने आपको बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बारे में आपको बात समझा दी,
और आपको याद भी रहेगा बजटेड कॉस्ट बजटेड आउटपुट की होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट की होती है। ठीक है, चलो अब इन तीनों शब्दों का मतलब तो अपन समझ गए। अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात है टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 है बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस। मतलब सिंपल सी बात है भाई, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जब ये वेरिएंसेस का डिस्कशन आएगा, जब इन वेरिएंसेस को एनालाइज किया जाएगा, तब उस एनालिसिस में कई सारे सवाल उठने हैं और उन सवालों का सही जवाब देने के लिए अपने पास वेरिएंसेस का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। उसी को यहां पर मैं बोल रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप लोग बोलेंगे सर कैसे, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहला बेटा मैं बात करता हूं ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस, या भी थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैं इसे सिर्फ प्रॉफिट वेरिएंस लिख देता हूं। ठीक है, अब सुनो बेटा, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में जब हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पूछेगा कि बताओ हमारा बजटेड प्रॉफिट कितना था। तो लोग जवाब देंगे सर बजट के मुताबिक हमें प्रॉफिट कमाना था 100 करोड़ का। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर पूछेगा बताओ हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो हम लोग जवाब देंगे सर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 90 करोड़। अब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो भड़क जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर पूछेगा कि अगर हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाने का बजट बनाया था, टारगेट बनाया था, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 100 करोड़ की जगह 90 करोड़ का क्यों है, हमें 10 करोड़ का प्रॉफिट कम क्यों हुआ। ये जो 10 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ है इसी को बोलते हैं प्रॉफिट वेरिएंस। बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वेरिएंस। मैनेजिंग डायरेक्टर पूछेगा टारगेट प्रॉफिट क्या था, हम बोलेंगे 100 करोड़। वो पूछेगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, हम बोलेंगे 90 करोड़। तो वो बोलेगा 10 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ है, इस 10 करोड़ के कम प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वेरिएंस। अब वो पूछेगा कि सर ये बताओ भाइयों, ये बताओ कि हमें 10 करोड़ का प्रॉफिट कम क्यों हुआ, तो हम उसे जवाब देंगे, हम जवाब देंगे सर प्रॉफिट कम होने के पीछे पहला रीजन है सेल्स का कम होना। अब ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझते हो कि अगर हमारी सेल्स कम है, अगर हमारी सेल कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपकी सेल कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो 10 करोड़ का प्रॉफिट कम होने के पीछे का रीजन क्या है, सेल का कम होना। तो सेल के कम होने की वजह से हमारा कितना प्रॉफिट मारा गया, दैट इज कॉल्ड सेल्स मार्जिन वेरिएंस। और दूसरा रीजन होगा कॉस्ट का ज्यादा लगना। अरे एक बात बताओ ना, प्रॉफिट कम होने के दो ही कारण हो सकते हैं भाइयों, प्रॉफिट कम होने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण है आपकी कॉस्ट ज्यादा होना और दूसरा कारण है आपकी सेल कम होना। आप मुझे बताओ ना, अगर आप दुकान खोल के बैठे हो, प्रॉफिट कम कैसे हो सकता है, या तो आपकी सेल गिर जाए या आपकी कॉस्ट बढ़ जाए। तो सेल गिर गई दैट इज सेल्स मार्जिन वेरिएंस, कॉस्ट बढ़ गई दैट इज कॉस्ट वेरिएंस। पर मैनेजिंग डायरेक्टर पूछेगा कि कॉस्ट कौन सी वाली बढ़ी, तो हम जवाब देंगे सर कॉस्ट भी 4 तरह की है। 4 तरह की कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो ज्यादा लगी वो हम बता देंगे सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इतना है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी इतनी ज्यादा लग गई। दूसरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, हम लोग बता देंगे कि जो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो इतने रुपए ज्यादा लग गई। तीसरा हम लोग बताएंगे जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है
सॉरी, जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है वो हमारी इतने रुपए ज्यादा लग गई। एंड लास्ट, जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है वो फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा हमारा इतना एक्स्ट्रा लग गया। तो बेटा जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पूछेगा कि 10 करोड़ का प्रॉफिट कम क्यों हुआ, और हम उसे समझा देंगे प्रॉफिट कम होने के पीछे दो कारण है, सेल्स का गिर जाना, कॉस्ट का बढ़ जाना। फिर कॉस्ट में हम उसे 4 एनालिसिस करके बताएंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना रहा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी ज्यादा लगी, लेबर कॉस्ट कितनी ज्यादा लगी, वेरिएबल ओवरहेड कितना ज्यादा लगा और फिक्स्ड ओवरहेड कितना ज्यादा लगा। ये चारों खर्चे कितने कितने ज्यादा लगे वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है बात? अब ये जो सारी के सारे वेरिएंसेस आपको लास्ट में जाके मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में डिस्कस करने हैं, पहले कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा, तो करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और फिर सेल्स मार्जिन वेरिएंस। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिस्कशन चलने वाला है, ठीक है। और मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं टॉपिक नंबर 3, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलिए जी बेटा, अब मैं आपके साथ में शुरू करने वाला हूं अपना इस चैप्टर का फर्स्ट प्रॉपर टॉपिक, और पहला प्रॉपर टॉपिक है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आप लोग तैयार हो एकदम? चलो तो अपन इसे शुरू करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आप लोग मेरे साथ में एक चार्ट बनाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आप ध्यान रखना कॉस्ट वेरिएंस का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऊपर देखो कॉस्ट वेरिएंस का पहले ही मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं। कॉस्ट वेरिएंस का एक ही फॉर्मूला है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये हमेशा यही रहेगा चाहे कोई भी कॉस्ट वेरिएंस हो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट हो जाएंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आपको ही ध्यान रखना है सब यूसेज वेरिएंस का एक और रूप होता है जिसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बेटा याद रखना सब यूसेज वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस दोनों एक ही वेरिएंस है, सिर्फ नजरिए का फर्क है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही वेरिएंस है, नजरिए का फर्क है, मतलब कैलकुलेट करने के तरीके का फर्क है, बस दैट्स इट, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, पहले मैं आपके साथ में ये 3 वेरिएंसेस डिस्कस करूंगा और मैं इन तीनों वेरिएंसेस के बहुत सारे सवाल आपके साथ में सॉल्व करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस, और सारे सवाल इससे सॉल्व करेंगे। फिर मैं सिखाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और फिर सारे सवालों में हम लोग डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वेरिएंस,
चलिए बेटा, तो फटाफट से मेरे साथ में ये एग्जाम्पल जो है ये आप लोग लिखें। और एग्जाम्पल क्या है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैज specified that 2 kg raw material is needed to manufacture 1 unit of product at the rate ₹10 per kg। अब हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसने हमें ये बता दिया है कि 1 यूनिट बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए, और वो जो 2 किलो रॉ मटेरियल है वो 10 रुपीज पर केजी के रेट से खरीदा जाना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि 1 यूनिट बनाने में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी लगनी चाहिए वो कितनी लगनी चाहिए? 20 रुपए। 2 किलो रॉ मटेरियल और वो 10 रुपए किलो है, तो 20 रुपए का रॉ मटेरियल लगना चाहिए 1 यूनिट बनाने में। और आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो डेटा देता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कॉस्ट के बारे में बताता है वो कौन सी कॉस्ट है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। in the month of June we manufactured 20,000 units by using 44,000 kg of raw material at the rate ₹11 per kg। तो बेटा हमने जून के महीने में 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, और इसके लिए हमने 44,000 केजी रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है, और वो खरीदा किस रेट में? 44 रुपीज पर केजी की रेट में हमने खरीदा है। और हमारा सवाल है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। बेटा आपको यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस जो हैं वो कैलकुलेट करके बताना है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो हम लोग कैसे निकालें? अब जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, जब भी अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, और इस चार्ट में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों कैलकुलेट करेंगे। और बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों कैलकुलेट करने के बाद में हमारे जो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का काम है ये बहुत इजी हो जाएगा। सच बताऊं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सारा का सारा खेल इस वर्किंग नोट का है। ये जो चार्ट मैं बनाने जा रहा हूं सारा का सारा खेल इसी चार्ट का है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप लोग जानते हैं बजटेड कॉस्ट हमेशा बजटेड आउटपुट की होती है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट की होती है, क्योंकि हम एक्चुअल आउटपुट को ही स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट की होती है, और एक्चुअल कॉस्ट तो हमेशा होती ही एक्चुअल आउटपुट की है, ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। और हमारा इस महीने का एक्चुअल आउटपुट है 20,000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड में मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल में हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये कॉलम्स बेटा मैंने यहां पे बना दिए। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि 1 यूनिट बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए, तो बताइए जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है 20,000 यूनिट्स का, उसे बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए? सर सिंपल 40,000 kg। अच्छा, ये जो रॉ मटेरियल है ये मार्केट से किस रेट में खरीदा जाना चाहिए? 10 रुपीज पर केजी की रेट से।
अगर 1 kg 10 रुपीज का आना चाहिए तो 40,000 kg कितने का आना चाहिए? 4 लाख रुपीस का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20,000 यूनिट हमने बनाई, यदि इसे स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाता तो जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आती वो 4 लाख रुपीस की आती। लेकिन एक्चुअली हमने 44,000 kg रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया और ये रॉ मटेरियल हमने 11 रुपीस की रेट में खरीदा। तो 44,000 इंटू 11, हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट हो गई है 4,84,000। हमारी जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो यहां पर आ गई है 4,84,000। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो बेटा, 20,000 यूनिट को बनाने में 4 लाख रुपीस लगना चाहिए था, लेकिन आपने लगा दिया 4,84,000 यूनिट, 4,84,000 रुपीस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 84,000 ज्यादा खर्च कर दिया है। और ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये जो 84,000 आपने ज्यादा खर्च कर दिया, ये आपका वेस्टेज है और इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जो काम 4 लाख रुपए में हो सकता था, उसी काम को पूरा करने में यदि आपने 4,84,000 रुपीज लगा दिए, तो ऑब्वियस ही बात है आपने 84,000 रुपीज ज्यादा लगा दिए और ये 84,000 आपका वेस्टेज है। और बेटा, इस वेस्टेज को ही हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इस 84,000 को ही क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सही बात है। वैसे अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा? स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट है 20 रुपीज। अब मैंने 20,000 यूनिट बनाए तो उन्हें मैं वैल्यू किस पर करूंगा? 20 इंटू 20,000 मैं वैल्यू करूंगा 4 लाख रुपीस पर। एक यूनिट बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट है 20 रुपीज। मैंने 20,000 यूनिट बनाई तो मैं 20,000 यूनिट को वैल्यू करूंगा 20 रुपीज के हिसाब से 4 लाख रुपीज में। और जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है वो है 4,84,000। अब 4,84,000 मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन बने हुए माल की स्टैंडर्ड कॉस्ट है 4 लाख। दैट मीन्स 84,000 मैंने जबरदस्ती ज्यादा लगा दिया है। ये 84,000 रुपीज मेरा वेस्टेज है और इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पर सवाल ये आता है कि सर ये बताओ, ये जो अपने 84,000 ज्यादा लगे, आखिर ये ज्यादा लगे क्यों? तो मैं आपको बताऊं, 84,000 ज्यादा लगने के पीछे का रीजन पहला है, ये रॉ मटेरियल 10 रुपए किलो आ सकता था, पर आपने इसे 11 रुपए किलो में खरीदा है। दैट मीन्स आपने इसे 1 रुपए किलो महंगा खरीदा है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने रॉ मटेरियल 1 रुपए किलो महंगा खरीदा है तो ऑब्वियस बात है आपकी कॉस्ट 1 रुपए बढ़ जाएगी। अब जरा सोचो, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जरा दिमाग लगाते हैं। अभी आपको लिखना नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ रफली लिख रहा हूं, अभी कुछ नहीं लिखना। अभी आपको सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना है। जरा ध्यान से देखो, जो काम 4 लाख रुपए में हो सकता था वो काम 4,84,000 में मैंने किया है। दैट मीन्स मैंने 84,000 ज्यादा खर्च कर दिए। ये मेरा वेस्टेज है और ये जो वेस्टेज है यही मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। ये मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इस 84,000 रुपीस का नुकसान हुआ कैसे? ये जो 84,000 ज्यादा लगा, ये ज्यादा लगा कैसे? इसका पहला रीजन है कि आप जो रॉ मटेरियल 10 रुपए का खरीद सकते थे, वो रॉ मटेरियल आपने 11 रुपए का खरीदा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रॉ मटेरियल 1 रुपए महंगा खरीदा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 रुपए महंगा खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कितनी? जरा देखो, ये बताओ आप कितना रॉ मटेरियल बाजार से खरीद के लाए? सर 44,000। बेटा ये बताओ, अगर आप 44,000 kg रॉ मटेरियल बाजार से खरीद के लाए और वो 1 रुपए महंगा खरीदा है, दैट मीन्स आपने 44,000 ज्यादा खर्च कर दिए। आपने 44,000 ज्यादा खर्च कर दिए। इसे कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मतलब आपने रॉ मटेरियल महंगा खरीदा और रॉ मटेरियल महंगा खरीदने की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तीसरा रीजन आप लोग देख सकते हो, जो काम 40,000 kg में हो सकता था
उस काम को पूरा करने के लिए मैंने 44,000 kg रॉ मटेरियल लगा दिया। इसका मतलब मैंने 4,000 kg रॉ मटेरियल ज्यादा लगा दिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं 4,000 kg रॉ मटेरियल ज्यादा लगाऊंगा और मान लेते हैं वो रॉ मटेरियल अगर 10 रुपए का भी आता है तो भी हमारा 40,000 ज्यादा खर्च हो गया। और बेटा ये 40,000 का खर्चा बढ़ा क्यों है? क्योंकि मैंने 4,000 kg रॉ मटेरियल ज्यादा यूज किया है। और ऑब्वियस ही बात है 4,000 मैंने अगर 4,000 किलो रॉ मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो ऑटोमेटिकली मेरी कॉस्ट 40,000 बढ़ गई। बेटा ये जो मटेरियल आपने ज्यादा काम में लिया है इसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो जरा ध्यान से समझो, आपकी मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के दो कारण हैं। पहला कारण, आपने 10 की जगह 11 में खरीदा तो 1 रुपए आपकी कॉस्ट बढ़ गई। दूसरा यूसेज वेरिएंस, मतलब यूसेज की गलती, मतलब जो काम 40,000 kg में हो सकता था वही काम पूरा करने के लिए आपने 44,000 kg रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, मतलब आपने 4,000 किलो रॉ मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ गई। एंड दैट इज कॉल्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आप लोग बोलेंगे सर इसका मतलब हमसे यूसेज में गलती हुई है। जी बिल्कुल सही बात, आपने मटेरियल को यूज करने में गलती की है, आपने रॉ मटेरियल को वेस्ट किया है, इसलिए आपका 4,000 किलो की कॉस्ट आपकी बढ़ गई। 10 रुपए के हिसाब से 40,000 आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। एंड अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखें तो इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है वो टोटल आपके 84,000 से मैच भी कर जाएगा। प्राइस वाली गलती 44,000, यूसेज वाली गलती 40,000, और अगर दोनों को मिलाकर हम लोग देखें तो हमारी टोटल गलती कितनी है? 84,000। बच्चे बोलते हैं सर बात समझ में आ गई, प्राइस ज्यादा देना प्राइस वेरिएंस है, क्वांटिटी ज्यादा काम में लेना यूसेज वेरिएंस है। सर ये बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी इसमें कई तरह के डाउट रहेंगे, जिन डाउट्स के बारे में अभी मैं आपके साथ में 2 मिनट में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अभी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को अपने पास रखो। मैं उन डाउट्स के ऊपर ही आ रहा हूं, मैं उसी बारे में बात करने जा रहा हूं, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सर, बेटा अब तक जो मैंने लिखा वो लिखना नहीं था, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूं वो आपको कॉपी करना है। आइए जी, हाँ जी, आइए जी बेटा, सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ में शुरू करूंगा वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बेटा मैंने आपको सिखाया था कि चाहे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो, चाहे लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालो, चाहे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालो, कॉस्ट वेरिएंस चाहे कोई सा भी कैलकुलेट कर लो, लेकिन उसका एक ही फॉर्मूला रहेगा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मतलब मैंने एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू किया। अब इस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा फायदा नुकसान है, जिसे हमें पी एंड एल में चार्ज करना है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट वेरिएंस। याद आ गई सारी बात? अब सुनो, जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है उसे मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करूंगा विच इज 4 लाख, जबकि मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 4,84,000, विच सिंपली मीन्स कि मैंने 84,000 ज्यादा खर्च कर दिया है, और ये जो 84,000 है यही मेरा कॉस्ट वेरिएंस है, और इसे मैं बोलूंगा 84,000 एडवर्स। इसे मैं क्या बोलूंगा? 84,000 एडवर्स। अच्छा, अब इस कॉस्ट वेरिएंस के अराइज होने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है प्राइस की गलती, और दूसरा रीजन है क्वांटिटी की गलती। पहला रीजन है मैंने रॉ मटेरियल महंगा खरीद लिया, दूसरा रीजन है कि मैंने जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया है। ऑब्वियस सी बात है, दो ही रीजन हो सकते हैं। अब देखो, या तो क्वांटिटी का डिफरेंस होगा या प्राइस का डिफरेंस होगा, दो ही रीजंस की वजह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अराइज हो सकता है। अब
जो मैंने ज्यादा प्राइस पे की है दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मैं प्राइस का डिफरेंस ले लूंगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये मैंने प्राइस का डिफरेंस ले लिया। पर क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर मैं इस स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का जो डिफरेंस है 1 रुपए का, इसे मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से या एक्चुअल क्वांटिटी से? ये 1 रुपए वाली गलती को मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं या एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, ये बताओ। मैंने बोला सर बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल बात है। आप बोलेंगे सर सिंपल बात है तो बताओ सर, सिंपल बात है आप इतना टाइम लगा रहे हो। सुनो, खरीदने कौन गया, परचेज मैनेजर। तो महंगा कौन खरीद के लाया, परचेज मैनेजर। इसका मतलब यह हुआ कि इस गलती के लिए जिम्मेदार आदमी कौन है, परचेज मैनेजर। बेटा इस गलती के लिए जो आदमी जिम्मेदार है वो है परचेज मैनेजर। ठीक है, ओके सर। सर महंगा खरीदने का काम परचेज मैनेजर ने किया है, तो जो 1 रुपए की गलती हुई है उसके लिए जिम्मेदार आदमी भी कौन है, परचेज मैनेजर। सर बात समझ में आ गई। मैंने बोला अब सुनो, मुझे जल्दी से देख के ये बताओ कि परचेज मैनेजर बाजार से 40,000 केजी खरीद के लाया है या 44,000 केजी खरीद के लाया है? सर ऑब्वियस ही बात है, जो परचेज मैनेजर है वो मार्केट से एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के लाया है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो 1 रुपए का नुकसान है वो उसने स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर नहीं किया, बल्कि वो नुकसान उसने उस क्वांटिटी पर किया है जो वो एक्चुअली बाजार से खरीद के लाया है। और वो बाजार से एक्चुअली कितनी क्वांटिटी खरीद के लाया, 44,000 केजी। तो ऑब्वियस ही बात है, जो परचेज मैनेजर है वो बाजार से एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के लाया है, तो उसकी गलती भी एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर हुई है, ना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ऊपर। एक बात मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बोला 10 किलो खरीद के लाना है, तुम 15 किलो खरीद के लाए, तो महंगा जो खरीद के लाए उससे नुकसान कितने किलो का हो रहा है, 10 का कि 15 का? सर ऑब्वियस ही बात है 15 किलो पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं खरीद के तो 15 किलो ही लाया हूं ना। तो परचेज मैनेजर एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के लाया है, तो उसने नुकसान भी एक्चुअल क्वांटिटी पे किया है, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक, अब सुनो, स्टैंडर्ड के मुताबिक 10 रुपए किलो में आना था, मैं 11 रुपए में खरीद के लाया हूं, मतलब 1 रुपए महंगा, और वो भी कितने किलो, 44,000 केजी खरीद के लाया हूं। तो ऑब्वियस बात है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को 44,000 का नुकसान पहुंचाया है, तो मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना हो गया, 44,000 एडवर्स। ठीक है, नंबर 3, दूसरी गलती है रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल करना, और रॉ मटेरियल की ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करने को हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मैं आपको बता दूं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए कौन जिम्मेदार है? बेटा मटेरियल कहां यूज होता है, फैक्ट्री में। किस काम के लिए यूज होता है, प्रोडक्शन के लिए। संभालने वाला आदमी कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन को और रॉ मटेरियल कंजम्पशन को संभालने वाला आदमी कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। तो अगर रॉ मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल हो गया, मतलब 4,000 केजी रॉ मटेरियल अगर वेस्ट हो गया, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन मैनेजर। तो भैया यूसेज वेरिएंस के लिए जिम्मेदार आदमी कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। तो लिख लीजिए बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। बेटा इस वेरिएंस के लिए हमारा प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा सर फॉर्मूला क्या होगा? बेटा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पे क्वांटिटी का डिफरेंस ले लिया, तो मुझे पता चल जाएगा कितने किलो वेस्ट हुआ है। इसे मल्टीप्लाई किससे करें, स्टैंडर्ड प्राइस से या एक्चुअल प्राइस से? अब आप जानते हो 10 रुपए के ऊपर वाला जो नुकसान है, मतलब ये जो 11 रुपए में खरीदा गया है, इसमें 10 रुपए से ऊपर वाला जो नुकसान है वो परचेज मैनेजर की गलती है, वो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है। बेटा 10 रुपए से महंगा खरीदना परचेज मैनेजर की गलती है, प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर की गलती तो मैं 10 रुपए तक ही गिनूंगा,
क्योंकि 10 रुपए से ऊपर वाली गलती परचेज मैनेजर की है, प्रोडक्शन मैनेजर की नहीं है। तो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती हम लोग किस में देखेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस पे देखेंगे। अब जरा देखो, स्टैंडर्ड के मुताबिक 40,000 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, लेकिन हमने लगा दिया 44,000 केजी, मतलब 4,000 केजी रॉ मटेरियल ज्यादा लगा दिया। 1 किलो रॉ मटेरियल अगर 10 रुपए का आता, वैसे तो 11 का आया है, पर वो जो 1 रुपए महंगा आया है वो इसकी गलती नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर वो रॉ मटेरियल 10 रुपए का ही आता तो भी प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से हमारा 40,000 का नुकसान हो गया है, और प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से हमारा 40,000 का नुकसान हो गया है, तो ये हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस है। और अगर आप चाहो तो जोड़ के देख लो, 44,000 और 40,000 दोनों मिलकर 84,000 के बराबर हो गया, दोनों मिलकर 84,000 के बराबर हो गया। तो बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन है, प्राइस का डिफरेंस और क्वांटिटी का डिफरेंस। प्राइस का डिफरेंस इज प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी का डिफरेंस इज यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर जिम्मेदार है, क्वांटिटी डिफरेंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन बेटा मैं यहां पर इस बात को और इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कई बच्चे बोलते हैं सर आ गया समझ में, सर छोड़ दो इसका पीछा। मैंने बोला भाई पीछा छोड़ेंगे, लेकिन इस बात को अभी मैं कुछ और तरीके से समझाना चाहता हूं, ग्राफिकली। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आगे आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको इस ग्राफ से ही याद हो पाएंगे, और ग्राफ से ही आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। ओके सर, बेटा ये मेरी तरह ये ग्राफ जो है ये आप लोग बना लीजिए। बेटा ये वाले एक्सेस पे है प्राइस, और ये वाले एक्सेस पे है क्वांटिटी। ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी। बेटा ये मेरी स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और आप लोग जानते हो बेटा, अगर स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर दिया जाए तो आपके पास आ जाएगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास आ जाएगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, देन बेटा जी ये मेरी एक्चुअल प्राइस है और ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है। और आप लोग भली प्रकार से जानते हैं कि अगर मैं एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी, और एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ये लीजिए बेटा, ये आपके पास टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है बात? अब सुनो, अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का ये जो गैप आपको यहां पे दिख रहा है, ये जो गैप है ये क्या है? ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। आप ध्यान से देखो, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यस सर, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब सुनो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बीच के दो रीजन है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अराइज होने के, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस पैदा होने के दो रीजन आपको साफ दिखाई दे सकते हैं। एक हो गया प्राइस का डिफरेंस और दूसरा हो गया क्वांटिटी का डिफरेंस। एक हो गया प्राइस का डिफरेंस, दूसरा हो गया क्वांटिटी का डिफरेंस। बोलो हाँ कि ना? सही बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर, मान गए। अच्छा, अब सुनो आगे सब बच्चे, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो।
हाँ सर सुन रहे हैं, आप तो आगे की बात बताओ। अब मैंने आपसे बोला कि बेटा ये जो प्राइस वाली गलती है, इस प्राइस वाली गलती के लिए कौन जिम्मेदार है? परचेज मैनेजर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये बताओ कि परचेज मैनेजर जब बाजार गया तो बाजार जाकर वो कितनी क्वांटिटी खरीद के लाया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी? सर परचेज मैनेजर बाजार से एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के लाया है। इसका मतलब परचेज मैनेजर ने जो प्राइस वाली गलती की है वो एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर की है, और वो एक्चुअल क्वांटिटी पर की है। तो आप मुझे बताइए, ये जो प्राइस वाली गलती है, इस प्राइस वाली गलती को क्या मुझे एक्चुअल क्वांटिटी तक काउंट करना चाहिए? बिल्कुल सर। तो बेटा आप मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? ये पूरा का पूरा हिस्सा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब देख लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, एक प्राइस का डिफरेंस और दूसरा क्वांटिटी का डिफरेंस। मैंने प्राइस के डिफरेंस को एक्चुअल क्वांटिटी तक लिया क्योंकि परचेज मैनेजर एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के लाया है, इसलिए परचेज मैनेजर एक्चुअल क्वांटिटी तक जो भी गलती हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है। तो मैंने प्राइस का डिफरेंस एक्चुअल क्वांटिटी तक काउंट किया एंड दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब सुनो, अब जरा ध्यान से देखो, दूसरी जो गलती है वो किसकी गलती है? क्वांटिटी की। और आप प्लीज अब इसे ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी वाली गलती आपको दिखाई दे रही है, ये जो क्वांटिटी वाली गलती आपको दिखाई दे रही है, ये क्वांटिटी वाली गलती क्या है? यूसेज वेरिएंस। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो यूसेज वेरिएंस आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ये यूसेज वेरिएंस सिर्फ और सिर्फ, ये यूसेज वेरिएंस सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस तक ही है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वाली जो गलती है वो प्राइस वेरिएंस है, वो प्राइस वेरिएंस है, वो यूसेज वेरिएंस नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, क्वांटिटी वाली गलती के लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है, और ध्यान से देखो, ये गलती मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस तक ही काउंट की है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वाली गलती जो है वो प्राइस वेरिएंस है, और उसके लिए परचेज मैनेजर जिम्मेदार है, उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार नहीं है। तो आप ध्यान से समझो, ये मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, ये मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस है। और ध्यान से देखो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालते समय क्वांटिटी के डिफरेंस को हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वाली गलती मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, वो यूसेज वेरिएंस नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब आप जरा फॉर्मूला देखो, मैंने यहां पे प्राइस के डिफरेंस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया क्योंकि परचेज मैनेजर एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के लाया है, तो ऑब्वियस बात है उसने 1 रुपए का नुकसान 44,000 केजी पर किया है। और जब मैंने मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाला तो मैंने क्वांटिटी के डिफरेंस को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वाली जो गलती है वो परचेज मैनेजर की गलती है, वो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है। आ रही है बात समझ में? अगर आप लोग इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ से आप लोग आराम से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मैं दोनों बातें यहां पे लिख देता हूं, बस ध्यान से देखो। हाँ जी, सबसे पहली बात, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। बेटा इस गलती के लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। यूसेज वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल।
बेटा इस गलती के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अगर आप लोग मुझे बोलें मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बना के लिखो, तो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, देखो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू, बोलो इस गलती को कहां तक लेके जाऊं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तक या पूरी एक्चुअल क्वांटिटी तक? सर इस गलती को पूरा एक्चुअल क्वांटिटी तक लेके जाओ, तो मैंने कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात करें तो बेटा ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस लिया इनटू स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और मैंने इसे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वाली गलती प्राइस वेरिएंस है, यूसेज वेरिएंस नहीं है, इसलिए। ठीक है, लो भैया काम हो गया। ठीक है, अच्छा चलो अब आप लोग फटाफट से इस ग्राफ को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो फॉर्मूला बनेंगे मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस, वो भी इसी ग्राफ से बनेंगे। मतलब अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है तो आगे वाले जो फॉर्मूला है वो भी आपको ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो फटाफट से इस ग्राफ को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूला इसी से याद होने वाले हैं। ठीक है।